नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे महाकुंभ के महासमागम की, जहां पर 43 करोड़ से भी ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। आज महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वहां पर गई और आस्था की डुबकी लगाई। और इस बीच में जिस तरह श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है, उससे उस नैरेटिव को जवाब मिल रहा है जो कह रहे थे कि लोग तो महाकुंभ में आ ही नहीं रहे हैं। आज कह रहे हैं कि इतने लोग आ रहे हैं कि व्यवस्था में दिक्कत आ रही है। लेकिन क्या है हकीकत और किस तरह से श्रद्धालुओं ने नैरेटिव को किया है ध्वस्त, इस पर सबसे पहले बात करेंगे। और इसके बाद आज की खास चर्चा खास मेहमानों के साथ होगी कि दिल्ली चुनाव का नतीजा जो आया, तो क्या दिल्ली के घमासान ने विपक्षी इंडी गठबंधन में कर दिया दरार पैदा? क्योंकि उसके बाद जिस तरह से बयानों के तीर चल रहे हैं विपक्षी गठबंधन की तरफ से, और दिल्ली से लेकर पंजाब तक जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, उससे ऐसा लगता है कि दिल्ली के नतीजे ने कहीं ना कहीं विपक्षी इंडी गठबंधन में काफी दूरियां, दलों के बीच दूरियां पैदा करने का काम किया है क्या? इस पर खास चर्चा खास मेहमानों के साथ करेंगे। और इसके बाद आज अगली बातचीत होगी कि कर्नाटक में जो फ्रीबी 5 गारंटी आपको याद होगी, वो 5 गारंटी किस तरह लोगों पर भारी पड़ रही है। और लोग शायद अब ये कह रहे होंगे कि ऐसी गारंटी से तो अच्छा था कि ना देते गारंटी, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह से आवश्यक वस्तुओं की, आवश्यक सेवाओं की कीमतें बढ़ रही हैं, कर्नाटक के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर रवाना। पीएम ने यात्रा को भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के लिए बताया अहम। अमेरिका के साथ प्रौद्योगिकी, व्यापार, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में भागीदारी पर दिया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के साथ की परीक्षा पे चर्चा। छात्रों को तनाव पर ध्यान ना देने की दी सलाह। शिक्षकों और अभिभावकों को दिया संदेश, कहा हर बच्चा होता है खास, ना डाला जाए प्रेशर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में किया पवित्र स्नान। मां गंगा की पूजा और आरती की, देशवासियों की कुशलता की कामना। भाजपा ने कार्यकर्ताओं को कुंभ में व्यवस्था संभालने में प्रशासन की मदद के लिए दिए निर्देश। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 का बेंगलुरु में हुआ आगाज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 15वें संस्करण में हुए शामिल। कहा रक्षा क्षेत्र में लगातार बढ़ रही है भारत की आत्मनिर्भरता। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने नई राह चुनने का दिया है संकेत। गठबंधन ने दी सलाह, नेतृत्व संभाले कांग्रेस पार्टी। सबको साथ लेकर चलने की है उनकी जिम्मेदारी। और 5 गारंटी कर्नाटक के लोगों पर पड़ रही है भारी। मेट्रो नेटवर्क के लिए किराया बढ़ाने का विरोध। बर्थ से लेकर डेथ सर्टिफिकेट तक की भी बड़ी फीस। एक हाथ से लो, दूसरे हाथ से दो। कर्नाटक में फ्रीबी को लेकर लोगों में बढ़ा असंतोष। तो ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात करेंगे महाकुंभ के महासमागम की। प्रयागराज महाकुंभ में लगातार उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़। त्रिवेणी संगम में अब तक 43 करोड़ से भी अधिक लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में किया है पवित्र स्नान। राष्ट्रपति ने मां गंगा की पूजा और आरती के साथ ही देशवासियों की कुशलता की कामना की। इस बीच प्रयागराज सहित आसपास के जिलों में ट्रैफिक पर जबरदस्त दबाव बढ़ गया है। शाही स्नान तो संपन्न हो चुके हैं, 3 शाही स्नान, जिसे अब अमृत स्नान कहते हैं।
तो अमृत स्नान के संपन्न होने के बाद भी नहीं थम रहा लोगों के आने जाने का सिलसिला। भाजपा ने इसके लिए अपने कार्यकर्ताओं को महाकुंभ में व्यवस्था संभालने में प्रशासन की मदद के निर्देश दिए हैं। और जबकि आरएसएस के स्वयंसेवक तो पहले से ही व्यवस्था में प्रशासन को सहयोग दे ही रहे हैं, पहले से लगे हुए हैं आरएसएस के स्वयंसेवक। और इन सब के बीच प्रयागराज महाकुंभ के साथ ही अयोध्या में भी रिकॉर्ड दर्शनार्थियों की संख्या उमड़ रही है। तो श्रद्धालुओं की भारी संख्या से मिल रहा है आलोचकों के नैरेटिव को जवाब। अखिलेश यादव ने कहा था, याद कीजिए, कहा था लोग तो बहुत कम संख्या में जा रहे हैं महाकुंभ में, लेकिन अब वही अखिलेश यादव कह रहे हैं कि व्यवस्था ठीक नहीं है। लेकिन इन सब के बीच सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि इतनी भारी भीड़ के बावजूद श्रद्धालु कर रहे हैं योगी सरकार की व्यवस्था की प्रशंसा कि इतनी भारी भीड़ होने के बावजूद प्रशासन ने कुल मिलाकर बहुत ही अच्छी तरह से संभाला है। और इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जायजा लेने के लिए पहुंचे और उन्होंने वहां पर कहा कि महाकुंभ में सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर 8 स्टेशंस पे बहुत अच्छे से रेलवे का व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है। राज्य प्रशासन के साथ, मेला प्रशासन के साथ मिल के एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है। कल प्रयागराज जंक्शन से 330 गाड़ियां निकली है और आज भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। जैसा आपने वॉर रूम के इसमें देखेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे कोई र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करे तो उसको नहीं सुनना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। तो केंद्रीय मंत्री ने जाकर खुद रेलवे के बारे में जायजा लिया और जो मीडिया में खबर चल रही थी कि प्रयागराज के स्टेशन को बंद कर दिया गया, उसके बारे में भी उन्होंने साफ किया कि नहीं, ऐसा कोई स्टेशन बंद नहीं किया गया, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि बीजेपी ने कहा है अपने कार्यकर्ताओं को कि आप सड़क पर उतरकर प्रशासन की मदद कीजिए, तो बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर चुके हैं और सबकी मदद कर रहे हैं। ये जब से कुंभ शुरू हुआ है, अब यहाँ नगर में और सड़कों पे भीड़ लगने लगी है, तीर्थयात्रियों की जाम लगने लगा है, तब से कार्यकर्ता लगातार सभी जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं। हर जगह हमारे मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ता लगाए गए हैं। उत्तरी में राणा प्रताप डिग्री इंटर कॉलेज पे एमएलसी साहब के नेतृत्व में वहाँ लोगों के रहने और भोजन पानी की व्यवस्था की जा रही है। लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और आज से इस पे विशेष तौर पे हर कार्यकर्ता निर्देशित गया है कि हर काम छोड़ के श्रद्धालुओं के सेवा की, उनके सुख सुविधा का, उनके भोजन की चिंता करें। तो जैसा कि आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व्यवस्था में सहयोग दे रहे हैं और उससे पहले जैसा मैंने बताया कि आरएसएस के लोग जो हैं, आरएसएस के स्वयंसेवक, वो तो काफ़ी पहले से व्यवस्था में सहयोग दे रही है। लेकिन पंजाब, माफ़ कीजिएगा, प्रयागराज महाकुंभ को लेकर के जो कुछ चल रहा है उसमें क्या कुछ इस समय नैरेटिव को जवाब मिल रहा है। और साथ ही आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी वहां का दौरा किया है। सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता विकास सिंह से, जो हमारे साथ प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ चुके हैं। विकास सिंह, और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी यहां पर जुड़े हुए हैं। विकास, आज महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने आस्था की डुबकी लगाई और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वहां जाकर व्यवस्था का जायजा लिया और खासतौर पर यह भी कहा कि ये जो मीडिया में खबर चल रही है ना कि प्रयागराज के स्टेशन सारे बंद कर दिए गए हैं, ये खबर भ्रामक हैं, गलत हैं। व्यवस्था को बहुत ही अच्छी तरह से संभाला जा रहा है। इन दोनों चीजों पर सबसे पहले आपकी जानकारी, राष्ट्रपति महोदया ने किस तरह से वहां पर आस्था की डुबकी लगाई और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कुछ स्पष्टीकरण दिया?
देखिए, सबसे पहले बता दूं कि जो ये राष्ट्रपति आई यहाँ पर, उन्होंने संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई, विधिवत पूजन अर्चन किया। इसके बाद वह अक्षयवट पहुंची, वहाँ पर भी उन्होंने विधिवत पूजन अर्चन किया और उसके बाद वो लेटे हनुमान जी के मंदिर पहुंची, जहाँ उन्होंने श्रद्धापूर्वक दर्शन पूजन अर्चन किया। निश्चित रूप से एक बड़ा दिन था जब राष्ट्रपति, देश का प्रथम नागरिक यहाँ पर पहुँचता है और जो करोड़ों लोगों की आस्थाएं हैं उसमें अपनी आस्था को सम्मिलित करते हुए देश की सुख समृद्धि की कामना करता है, पूजन अर्चन करता है। तो बहुत ही अनोखी तस्वीरें हैं और ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। और निश्चित रूप से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं, आप उनकी अगर बात कर रहे हैं तो जो रेलवे की व्यवस्था की गई है बिल्कुल सुचारू रूप से की गई है, ये बिल्कुल भ्रामक है। प्रयागराज क्षेत्र में जो 8 रेलवे स्टेशन हैं वो लगातार चल रहे हैं। प्रयागराज जनपद समेत सूबेदारगंज हो, झूसी का रेलवे स्टेशन हो, प्रयाग स्टेशन हो, इन सभी स्टेशनों से कल 300 से ज़्यादा ट्रेनें यहाँ से गई हैं, तो आवागमन हुआ है। तो आप समझ सकते हैं श्रद्धालुओं की संख्या का तांता लगा हुआ है। 1.5 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने कल स्नान किया और अभी की अगर बात बता दूं तो 2 बजे तक 92 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने आज स्नान किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सारे अमृत स्नान संपन्न हो चुके हैं। इसके बाद अभी परसों माघी पूर्णिमा का स्नान है और आने वाले समय महाशिवरात्रि का स्नान जो 26 फरवरी को होगा। लेकिन अमृत स्नान के बाद जैसे लोग श्रद्धालु सोचे हुए थे कि हमको उस स्नान के बाद पहुंचना है वहां पर और आस्था की डुबकी लगानी है, समस्त लग रहा है कि पूरा देश कुंभ के तट पर पहुंच गया है। पूरा एकता का संदेश, समृद्धता का संदेश यहाँ से जा रहा है। उसके लिए सैकड़ों हजारों की संख्या में रोडवेज लगाई गई है। भदोही टोल को फ्री कर दिया गया है और आसपास के जितने जनपद है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार लगे हुए हैं और हजारों लोगों को हर घंटे भोजन करा रहे हैं। लौटता हूं विकास आपके पास। हमारे साथ विनोद मिश्र जी भी हमारे सलाहकार संपादक जुड़े हैं। विनोद जी, अखिलेश यादव पहले कह रहे थे कोई जा ही नहीं रहा है, अब कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ है और व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है। जिस तरह से विनोद जी 40 करोड़ का पहले अंदाजा लगाया गया था, अभी तो आज कितनी तारीख है? आज 9 या 10 तारीख है ना, तो 10 तारीख, अभी 16 दिन बाकी हैं महाकुंभ में और 43 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया। श्रद्धालुओं के उत्साह ने सारे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया है। विनोद जी, लाल जी, जैसे विकास बता रहे थे, ये इस सदी का ये सबसे बड़ा महाकुंभ है जी। मुझे नहीं लगता कि इतिहास में इस तरह के महाकुंभ का आयोजन और इस तरह के सनातन के महासमागम को लोगों ने इससे पहले भी कहीं चर्चा भी सुनी होगी। बेशक। और ये जो आस्था का एक उबार आया है पूरे हिंदुस्तान में, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूर्व, क्या पश्चिम, हर लोग अपने उसमें अपनी उपस्थिति चाहते हैं। आप ये देखिए, व्यवस्थाएं इस बात को हमें आपको मानना पड़ेगा कि व्यवस्थाएं छोटी पड़ जाती है। और व्यवस्थाएं अगर प्रयागराज में महाकुंभ के शाही स्नान के समय में 164 स्पेशल ट्रेन लगाए गए थे जी, लेकिन वो भी कम पड़ रही है आज। तो आप कह सकते हैं कि ये जो आस्था का उबाल है, ये जो पूरे देश में सनातन के लिए और उस समागम के लिए जो लोगों का एक उमड़ना, एक स्वाभाविक जो ये बनी है, वो तो सचमुच में अद्वितीय और अभूतपूर्व है लाल जी। लेकिन व्यवस्था को देखिए कि आप प्रति घंटे अगर 8000 गाड़ियां उस एक छोटे से शहर में आके दाखिल होती है तो आप समझ सकते हैं कि वहां की व्यवस्था कैसी होगी। बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि जहां प्रतिदिन 1 करोड़ से कम लोग स्नान कर ही नहीं रहे। आज जो ये आपके अखिलेश जी जब इस बात के लिए टोंट करते हैं तो आप ये देखिए कि योगी आदित्यनाथ ने 40 से 45 करोड़ के यात्रियों के आने का, श्रद्धालुओं के आने की बात उन्होंने कही थी कि उनके इतने लोग आएंगे और उनके इतने लोगों की व्यवस्था यहाँ पूरी तरह से बंदोबस्त है। और 40-44 करोड़ लोग तो अभी तक डुबकी ले चुके हैं। बिल्कुल। तो आप समझिए कि क्या इस तरह की जो ये अपने समागम के लिए, अपने संस्कृति के लिए जो लोगों के मन में उबार पड़ा है और लोग योग दर योग जो जाने लगे हैं, हम आप भी इच्छा करते हैं कि एक बार तो जरूर जाए। बिल्कुल होना चाहिए। ये सभी की ये त्रिवेणी का संगम का है कि हम लोग उसमें शामिल हो पाते हैं या नहीं आ पाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान का कोई आदमी आज अपने इस लोभ से वंचित नहीं है कि वो चाहता है कि बार वो प्रयागराज के महाकुंभ में शामिल हो। और जानते, मुझे लगता है इसमें एक तत्व और है,
लोग जो ये चाहते हैं, उनकी चाहत में एक तत्व और आकर के जुड़ता है, जो आस्था है वो तो है ही, और जो व्यवस्था के प्रति लोगों के मन में भरोसा है। चाहे जितना भी नैरेटिव कोई गढ़ ले, लोगों के मन में भरोसा जब जगता है तो और ज्यादा संख्या, जिन्होंने नहीं भी जाने का मन बनाया था। लाल जी, हमें आपको समझना पड़ेगा, एक घर चलाने में तो आपकी, हमारी और के लोगों की कितनी समस्या होती है। बिल्कुल। और जहां कम से कम रोज इतने लोग स्नान कर रहे हैं एक छोटे से इलाके में, आप सोच सकते हैं कि वहां के एडमिनिस्ट्रेशन, वहां के मैनेजमेंट कितना दबाव होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो लोग आज सुबह से मैं देख रहा हूं, पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहे हैं, भीड़ दिखा रहे हैं, लोगों के वर्कशॉप दिखा रहे हैं, दिक्कत दिखा रहे हैं, क्या ये महाकुंभ का आयोजन योगी आदित्यनाथ का है? बिल्कुल या नहीं। बीजेपी सरकार की सनातन का आयोजन ये है। समाज का आयोजन है। सदियों से, हजारों साल से इस परंपरा को समाज ने अपने कंधों पे लिया है, और वो गृहस्थ वहां पहुंचते हैं जहां साधु, सन्यासी, नागा साधुओं का बड़ा समागम में अपने को शरीक करते हैं। बिल्कुल। तो इस समागम पे आलोचना करने वालों को, जब अखिलेश यादव गिन रहे थे जाति को, तब तो उनको लग रहा था कि सारी ट्रेनें खाली जा रही है। अब वो लग रहा है कि वो सारे मिथ यहां टूट गए हैं, तो वो कह रहे हैं कि सरकार की व्यवस्था नहीं है। भाई, सवाल ये नैरेटिव का कुंभ नहीं है, ये आस्था का कुंभ है। ये महासमागम आप कह सकते हैं कि सनातन का अब तक का सबसे बड़ा समागम है। इसमें दिक्कत तो होगी, दिक्कत हो रही है, लेकिन जब वहां लोग पहुंचते हैं और वो साकार करते हैं उस पुण्य भूमि का, तीर्थ राज प्रयाग का, तब उन्हें लगता है कि साक्षात उनका एक दर्शन और वो सक्सेस हुआ है। सबसे बड़ा समागम है। और जैसा कि हम जानते हैं कि यह समागम और इसलिए लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि लोगों को लगातार ऐसी खबरें मिल रही हैं, और जो जिन्होंने नहीं भी जाने का मन बनाया था ना, वो भी मन बना रहे हैं कि चलो व्यवस्था अच्छी है, चलते हैं। विकास सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, अभी नैरेटिव की बात हम कर रहे थे, अभी खबर मिली है कि 14X अकाउंट जो कहीं दूसरी जगह की, धनबाद की या कहीं की एक भीड़ को सर्कुलेट कर रहे थे एक्स पर डाल करके नैरेटिव बनाने के लिए कि ये देखो प्रयागराज महाकुंभ का ये हाल है, ठीक है। तो ऐसे में इस समय आप रुकिएगा, मैं जरा राज्यसभा जा रहा हूं। राज्यसभा में एक सीधे प्रसारण के लिए जहां पर जेपी नड्डा कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद मैं आपके पास लौटता हूं। विकास, फॉर द यूज ऑफ रिस्ट्रेंट्स, ये रिस्ट्रेंट्स में ही 2009 से लेकर के सभी लोग आए हैं, और ये 2025 में भी आए हैं। लेकिन जिस तरीके से मुझे समझ में नहीं आता है कि जिस प्रकार से वही चांद कभी अमावस्या में चला जाता है, कभी पूर्णमासी में आ जाता है, तो पता नहीं, जब अपनी बारी आती है तो अमावस्या में रहते हैं, और जब हमारी बारी आती है तो पूर्णमासी में अपने पूरी चांदनी दिखाने की कोशिश करते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड्स ठीक नहीं है। इतने वरिष्ठ नेता ने बात कही तो मुझे हाउस में उसको क्लैरिफाई करना था, मैंने इसको क्लैरिफाई किया, और मैं इसको ऑथेंटिकेट भी करता हूं। You will get your term after one speaker. All right. I permit one second. I permit very brief intervention by Tiruchi Shivaji. 1 minute. Sir, he gave a clarification that it is happening since. सीधे जुड़ते हैं विकास सिंह से, हमारे संवाददाता प्रयागराज महाकुंभ से जुड़े। विकास, मैंने जो आपसे सवाल पूछा था कि 14X अकाउंट जो कहीं धनबाद की किसी भगदड़ की वीडियो को सर्कुलेट कर रहे थे, उनके खिलाफ यूपी सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है, तो ये भी कि जो गलत नैरेटिव बनाएंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, बिल्कुल ऐसे तमाम सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, और लगातार सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा उन पर कार्रवाई की जा रही है, उन पर नज़र भी रखी जा रही है। और क्योंकि ये जो आस्था का सबसे बड़ा सनातन का महापर्व होता है और इतना बड़ा धार्मिक आयोजन हो रहा है, आज से पहले जैसा कि विनोद जी बता रहे थे, बिल्कुल सही है कि 44 करोड़ लोगों ने अभी तक दर्शन यहाँ पर श्रद्धा की डुबकी, आस्था की डुबकी लगा ली है। अभी भी कुंभ बाकी है, तो अंदाजा लगाया जा
सकता है कि जिस तरीके से भीड़ उमड़ के आ रही है, लोगों को लग रहा है कि इतनी बड़ी एकता का प्रतीक, इतनी बड़ी समरसता का प्रतीक इस महाकुंभ में विविध आयोजन हो रहे हैं। यहाँ ज्ञान का आयोजन हो रहा है, यहाँ पे खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, यहाँ पर एकता की बात हो रही है, यहाँ पर समस्त वनवासी समाज जुड़ रहा है सनातन परंपरा से। तो ऐसे लोग भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर कुछ न कुछ लेकर झूठा जो है दावे प्रस्तुत करते हैं और उन्हीं पर कड़ी नजर है। यहाँ पर आने वाले हर श्रद्धालु तो खुद जवाब दे रहे हैं तमाम सारी आलोचनाओं का। कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सब सुविधाएं अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा लगा हमको। बहुत ही अच्छा, शानदार व्यवस्था है यहाँ पे। हर एक पुलिस वालों से लेके हर मैनेजमेंट, बल्कि मैनेजमेंट सीखने के लिए पूरे संसार को यहाँ आना चाहिए। इतने बड़े हुई पॉपुलेशन को इन्होंने कैसे एक एक चीज इतने डायरेक्शन के साथ, किसी भी नैरेटिव को इससे अच्छा जवाब और क्या हो सीधी सकता आवाज मैंने आपको जवाब दिया। ये बता रहे हैं कि इन व्यवस्थाओं को पूरी दुनिया को सीखने की जरूरत है जो यहाँ पे की गई है। हाँ बिल्कुल, ये नैरेटिव को जवाब है, नैरेटिव को जवाब है। और मैं 100 बातों की एक बात एक बार फिर से कह देता हूँ जी। लोगों को ही दिखाया तो कम से कम ये इतना तो उत्साह लोगों को जरूर बनेगा कि आने वाले लोग, मुझे लगता है कि जो भी इच्छा कर रहे हैं वहां जाने के लिए उनको जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। ये जो चीजें दिखा रही है, ये जो आपके सामने में ये बाधाएं और इस तरह के भ्रम फैला रहे हैं, उसे रुकना नहीं चाहिए। जो वस्तुस्थिति है वो मैं बता रहा हूं कि एक्चुअली वहां है क्या अभी, कि जो बता रहे थे विकास जी कि अभी माघ पूर्णिमा का ये बुधवार को होना है जी, तो जो वहां लोग आए हैं वो कम से कम माघ पूर्णिमा को बिता के ही वापस होना चाहते हैं। बिल्कुल। तो एक बड़ा लोड है उस संगम क्षेत्र में, खास करके वो जो संगम नोज कहते हैं आप, उस इलाकों में बहुत जबरदस्त लोड है, क्योंकि जो आए हैं वो माघ पूर्णिमा के स्नान करने के बाद ही जाएंगे और उसके बाद कम से कम का सवाल है 15 लाख से ज्यादा लोग वहां रेगुलर हैं। वो श्रद्धालु जो मास करते हैं, जो महीने भर रहते हैं वहां अपनी तपस्या में, वो कल्पवासी 15 लाख से ज्यादा लोग वहां हैं पहले से मौजूद। तो आप ये सोचिए कि उसमें प्रयागराज के उस क्षेत्र में, संगम के क्षेत्र में एकाएक सारी भीड़ को तो नहीं लाया जा सकता। उसमें थोड़ी देर के लिए उनको जरूर दिक्कत होगी, लेकिन जब वो पहुंचेंगे तो ये डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि महाकुंभ के महासमागम का वो प्रत्यक्ष दर्शी बने और जीवन की ये सबसे बड़ी हमारी आपकी ये उपलब्धि होगी वहां पहुंचना। बिल्कुल। और इसीलिए मैं फिर से 100 बात की एक बात कि लोगों को व्यवस्था पर भरोसा है, इसीलिए नए नए लोग जिन्होंने मन नहीं भी बनाया था ना, वो भी बनाकर पहुंच रहे हैं, इसलिए भी वहां पर आपको इतनी ज्यादा भीड़ दिखाई पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जुड़ने के लिए और वहां से बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि लोगों की दिल की आवाज सुनवाने के लिए, दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका प्रयागराज महाकुंभ से। और विनोद जी आप हमारे साथ अभी बने रहिएगा क्योंकि हम बात करने वाले हैं कि दिल्ली चुनाव के नतीजे ने किस तरह से जो इंडी विपक्षी गठबंधन है उसमें क्या दरार डाल दिया, क्या इस पर खास चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे भारत की समृद्धि में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSMEs का महत्वपूर्ण योगदान है और इन उद्यमों को भारत सरकार का MSME मंत्रालय आर्थिक, तकनीकी और मार्केट लिंकेज जैसी सहायता प्रदान कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को साकार करने में अहम भूमिका निभा रहा है। हमारे लिए MSME का मतलब है मैक्सिमम सपोर्ट टू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। मंत्रालय के पास आपके व्यवसाय को बढ़ाने, नई मशीन और तकनीकी तथा कौशल विकास के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, PM विश्वकर्मा, PMEGP जैसे अनेक योजनाएं हैं। अपने सपने को साकार करने और MSME मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए आज ही उद्यम पंजीकरण करें, जो कि सरल और बिल्कुल मुफ्त है। हर MSME बनेगी अग्रणी, आधुनिक और आत्मनिर्भर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं DD न्यूज पर। इस वक्त अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की और खास चर्चा हम करने वाले हैं कि दिल्ली चुनाव के जो नतीजे आए
उसके घमासान ने क्या विपक्षी इंडी गठबंधन में चौड़ी सी दरार बना दी है क्या? क्योंकि दिल्ली में घमासान से ऐसा लग रहा है कि गठबंधन चटक रहा है। 27 साल के बाद बीजेपी की दिल्ली में दमदार वापसी हुई। बीजेपी में नए मुख्यमंत्री को लेकर इस बीच चर्चा और मंथन तो तेज हुए हैं, लेकिन दिल्ली के घमासान से विपक्षी इंडी गठबंधन में बहस और ज्यादा तेज हो गई। क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जबरदस्त हार का दुष्प्रभाव पंजाब पर भी पड़ने वाला है क्या? पंजाब विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के 2 दर्जन एमएलए कांग्रेस के संपर्क में हैं। पंजाब के कांग्रेस नेता आम आदमी पार्टी के विधायकों से संपर्क की बात खुले तौर पर कह रहे हैं। सीएम भगवंत मान पूरी पार्टी को हालांकि एकजुट रखने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल पंजाब के सभी विधायकों और मंत्रियों की दिल्ली में परेड करवाना चाह रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को कल दिल्ली तलब कर लिया है। हालांकि आम आदमी पार्टी पंजाब में ऑपरेशन लोटस का दावा करती रही है, लेकिन इस बार तो दावा कांग्रेस ने कर दिया है। तो क्या कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों के दबाव से मुक्त होना चाह रही है क्या? कांग्रेस नेता मानते हैं कि त्याग का ठेका क्या बड़ी पार्टी कांग्रेस ने ही ले रखा है क्या हमेशा के लिए? गठबंधन की क्षेत्रीय दल हमेशा कांग्रेस को जूनियर का दर्जा दे देते हैं। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को हराने का दावा किया है। कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल को हराने में अपनी मां शीला दीक्षित की हार का बदला देखा है। वोट प्रतिशत के हिसाब से अगर देखिए तो यह फैसला करना थोड़ा मुश्किल है कि कांग्रेस के कारण ही कई जगहों पर बीजेपी की जीत हुई है क्या, लेकिन बीजेपी की कई सीटों पर हार की वजह भी कांग्रेस बनी है। अब मुस्लिम वोट बैंक की बात कर लीजिए, उसमें सेंध लगाने का प्रयास कांग्रेस का असफल रहा, नहीं ले पाई। मुस्लिम बहुल इलाकों से ही आपकी वोट प्रतिशत में ही तो इजाफा हुआ है। विपक्षी इंडी गठबंधन में कांग्रेस के अगले रुख को लेकर भी अब सबकी निगाहें हैं। क्या पार्टी बिहार और उत्तर प्रदेश में अकेले जा सकती है? एकला चलो रे। मीडिया रिपोर्ट की मानिए तो कांग्रेस कार्यकर्ता खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। राष्ट्रीय राजनीति में जल्दी में छलांग लगाने वाले अरविंद केजरीवाल की सियासत को लेकर समीक्षा आ रही है, लेकिन ब्रांड केजरीवाल को सिरे से नकार कर लोगों ने यह तो साफ कर दिया है कि कट्टर ईमानदार की उनकी छवि सिर्फ लोकोक्ति बनकर रह गई है। लेकिन इन सब के बीच विपक्षी इंडी गठबंधन में जबरदस्त हलचल है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां जहां एनडीए की सरकार है वहां वहां पर ही सुशासन है। पूरा देश जानता है कि जहां एनडीए है वहां सुशासन है, विकास है, विश्वास है। एनडीए का हर कैंडिडेट, हर जनप्रतिनिधि लोगों के हित में काम करता है। देश में एनडीए को जहां भी जनादेश मिला है, हमने उस राज्य को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। और इसलिए भाजपा को लगातार जीत मिल रही है। लोग हमारी सरकारों को दूसरी बार, तीसरी बार चुन रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जब एनडीए सरकार की जो तारीफ कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो गैर एनडीए सरकार है उनके सुशासन पर सवाल भी उठा रहे हैं। तो सवाल विपक्षी गठबंधन में जो सहयोगी दल हैं, शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भी उठाया और कहा कि गठबंधन में अहंकार किसी को नहीं होना चाहिए। एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफीट। आप भी जितनी जिम्मेदार है उतनी कांग्रेस भी है। अहंकार नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए अलायंस की राजनीति में, यह हमारा कहना है। महाराष्ट्र में हमने 25 साल तक बीजेपी के साथ काम किया है। 25 साल एक अलायंस टिकना ये बड़ी बात है। समझा जा सकता है
कि संजय राउत किसको कह रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा है कि आने वाले समय में इंडी गठबंधन और ज्यादा मजबूत होगा। इंडिया गठबंधन मजबूत होगा नहीं, लेकिन हरियाणा में इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। हम और आप लोग अपनी कई बार हार से बहुत कुछ सीखते हैं। हार से सीखना ही आने वाले समय के लिए रास्ता बनाता है। इन सब के बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार पर कांग्रेस के नेता रहे स्वर्गीय अहमद पटेल की बेटी मुमताज ने कहा कि क्या कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है कि आम आदमी पार्टी को जिताए? कि क्या कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है कि आम आदमी पार्टी को जिताएं? यही बात क्या आम आदमी पार्टी ने गुजरात में, हरियाणा में सोचा था क्या? हम देश की दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय दल हैं और हमारा पूरा हक बनता है कि हम चुनाव लड़ें। और इस वक्त दिल्ली में हमारे अस्तित्व का सवाल था और अगर हम गठबंधन करने जाते और आम आदमी पार्टी की सरकार बनती तो कांग्रेस पार्टी इसमें कहाँ रहती? ऐसा नहीं हुआ है कभी कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की मदद करी है। तो ये जो अलायंस, इंडिया अलायंस के तहत भी हुआ था, ये गलती थी एक। तो ये बयान तो बता रहे हैं कि दिल्ली के नतीजे के बाद बड़ी जबरदस्त हलचल है विपक्षी इंडी गठबंधन में, और क्या कुछ इसकी आगे दशा और दिशा हो सकती है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं एसएन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है एसएन सिंह जी। साथ में हमारे साथ दुष्यंत नागर जी जुड़ रहे हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में बातें रखते हैं। दुष्यंत नागर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं, जिनके जरिए मैं चर्चा को जरा विस्तार देता हूं। विनोद जी, नतीजे के बाद बीजेपी तो मुझे लगता है कि जिसे कहते हैं ना कि सागर की तरह बिल्कुल शांत है। लगभग साफ है कि जब तक प्रधानमंत्री विदेश यात्रा से लौट कर आएंगे तब तक इधर सब कुछ फाइनल हो जाएगा, नई सरकार बन जाएगी। लेकिन नतीजे ने विपक्षी गठबंधन में बड़ी जबरदस्त हलचल पैदा कर दी है। क्या इससे कुछ संकेत मिलते हैं कि आगे चल करके आने वाले समय में बिहार में चुनाव होना है, फिर उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होना है, उसके लिए कुछ संकेत मिल रहे हैं क्या कि विपक्षी इंडी गठबंधन को बहुत कुछ अभी देखना पड़ेगा? अस्तित्व पर तो सवाल लंबे समय से है ही। लाल जी, आपकी रिपोर्ट से आऊं तो जो 4 महीने पहले में अपोजिशन का जो भी नैरेटिव्स रहा था, वो 4 महीने आते आते वो सारे नैरेटिव कैसे खत्म हो गए, इसका जवाब ये अभी जो हालिया असेंबली चुनाव है उसमें आपने देखा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब थोड़ा सा इस समय आपको रोकना चाहूंगा, सीधे बेंगलुरु चलना पड़ेगा जहां पर एरो इंडिया शो 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित कर रहे हैं। इन दिस मीटिंग रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल डीके त्रिपाठी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, डिफेंस सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार सिंह, सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन श्री संजीव कुमार, डॉक्टर समीर वी कामत, सेक्रेटरी DDR&D एंड चेयरमैन DITO, श्री समीर सिन्हा, एडिशनल सेक्रेटरी एंड DG एक्विजिशन, distinguished business leaders, guests, friends from media. Good afternoon, friends. It is a moment of the great delight to be with such a distinguished gathering here at this CEO's Roundtable Conference today. It is a wonderful gathering that has brought together the finest minds from the global as well as Indian defense and aerospace sector. I consider this platform where the idea of making India further self-reliant in defense production would take roots and germinate and blossom into full-scale reality. It is also the platform which reflects the serious intent of the government of India to team with the best organizations around the world in the spirit of collaboration and cooperation. Friends, I would start by outlining the thoughts of the great Indian philosopher and strategist Kautilya, who as far back on 3rd century BC propounded that it is the responsibility of the ruler to protect his people
and that peace is preferred over war. Guided by this principle, we have the moral responsibility to protect our people and territory in any hostile atmosphere. To achieve this, we are taking all necessary steps to equip our armed forces with the most modern capabilities and become self-reliant in defense manufacturing through establishment of a strong, efficient, resilient, and future-ready defense industrial ecosystem. In these challenging times, a period where the global security situation is fragile, where the rules-based order is being challenged, and where technologies are creating new opportunities and vulnerabilities. This roundtable provides an opportunity to deliberate on these processes and technologies, and a brainstorming session like this would have significant impact on how various initiatives are taken in future for national security, at the same time showcasing the opportunities that India provides to be the hub for creating new technologies. Friends, a peculiarity of defense manufacturing is that the products of defense industrial system are ordered by the government and also used by the government. Also, only the government can give license to manufacture or export them. Hence, there is a continuous involvement of the government at every stage of this process. Interactions like today's, this rectangle conference, not roundtable conference, help us build on the initiatives the government has already taken and will provide the path to growth for the years to come. Friends, as you would be aware, we have taken numerous initiatives over the last few years. Under the visionary leadership of our Prime Minister, Sri Narendra Modi, to strengthen domestic defense manufacturing. It is going to be a major growth pillar for the Indian economy as we chart the path of fastest growing major economy of the world. And we are speeding up to become the third largest economy of the world. In order to facilitate this transition from a developing country to a developed country by 2047, the government has taken many transformative steps to make our defense industry an important component of the overall national economy. For our foreign friends, many of whom are sitting here, we have allowed FDI up to 75% through the automatic route. For companies seeking a new defense license, up to 100% is also allowed under government approval route. In this regard, total of 46 joint ventures and companies have been given foreign investment approval in defense sector till date. We have also established 2 defense industrial corridors in the states of Uttar Pradesh and Tamil Nadu. So far, more than 250 MOUs have been signed for the establishment of industrial units in the 2 corridors. सीधा प्रसारण आप देख रहे थे बेंगलुरु से, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एरो इंडिया को संबोधित कर रहे हैं। और अब हम अपनी चर्चा को जारी रखते हैं, और ये चर्चा ये है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का नतीजा आने के बाद क्या विपक्षी इंडी गठबंधन में संकट आ गया है, क्या चटक रहा है ये गठबंधन। और इसी पर हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। विनोद जी से हम बात कर रहे थे और चर्चा को विस्तार दे रहे थे। विनोद जी, लगता है गहरा असर हुआ है दिल्ली के चुनाव के नतीजों का विपक्षी गठबंधन पर? यही देखने की बात है कि 4 महीने के अंदर में आते आते विपक्ष के और गठबंधन के सारे नैरेटिव कैसे फेल हो गए। यही देखने की बात है कि आज जब कांग्रेस पार्टी को दिल्ली के चुनाव में 0 आया है, तो ममता बनर्जी किस तरह से 1 साल के बाद वहां चुनाव होने हैं और वो आज से ही कह रहे हैं कि बंगाल में किसी के पार्टी के साथ कोई अलायंस नहीं होगा।
तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा सवाल खुद के एग्जिस्टेंस को बचाना है। बिल्कुल। जो वो दिल्ली में इस बात के लिए एक तरह से कांग्रेस पार्टी ने कमर कस चुकी थी, भले ही लेट से आई हो। तो आज जो कांग्रेस पार्टी ने अपना ये रुख दिखाया है पंजाब को लेके कि उनको लगता है कि अगर केजरीवाल, ब्रांड केजरीवाल के नाम से जो वो बेच रहे थे, तो ब्रांड केजरीवाल को कम से कम दिल्ली ने एक तरह से ध्वस्त कर दिया। तो वो एक सबसे बड़ी उम्मीद तो इस गठबंधन में केजरीवाल के हारने के बाद कांग्रेस की जगी है। तो कांग्रेस पार्टी, आप ये देखिए कि एक दिन 2 दिन आया नहीं है रिजल्ट का, और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो बाजवा साहब की बात कर रहे थे, वो एलानिया तौर के साथ कह रहे हैं कि पंजाब में अगली सरकार अभी हमारी बन रही है, पंजाब के कई आम आदमी पार्टी के विधायक हमारे संपर्क में हैं। दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि केजरीवाल जो है, वो भगवंत मान जो है, वो केजरीवाल को आला कमान नहीं मानते, वो खुद को अपना पंजाब के आम आदमी पार्टी मानते हैं। कल हो सकता है कि वो खुद एक आम आदमी पार्टी एक अलग से भगवंत मान बना ले। तो ये सारी संभावनाओं के बाद ये इतना तो तय है कि केजरीवाल के सामने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपनी दिल्ली के हार की समीक्षा करनी थी, इसके बजाय वो पंजाब के सारे एमएलए और मिनिस्टर का पैरेड करा रहे हैं। तो ये दबाव तो कांग्रेस की तरफ से आया है, ये दबाव तो प्रदेश अध्यक्ष बाजवा ने उनको दिया है कि आपके विधायक हमारे संपर्क में हैं और यहाँ वो सारे एमएलए को बुला रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो आपको बता रहा है कि गठबंधन में कुछ गड़बड़ नहीं, साफ साफ भूकंप सा दिख रहा है। और यही भूकंप का नतीजा है कि राहुल गांधी पिछले हफ्ते में आपने देखा था कि बिहार जाके उन्होंने बिहार के इलेक्शन से पहले जो अपना एक वहां पे कृष्ण मेमोरियल हॉल में अपना एक सम्मेलन शुरू किया है, वो भी एक मैसेज काफी है वहां के गठबंधन को कि कांग्रेस बिहार में भी अकेले जाने के लिए तैयार है। ये एक तरह से बार्गेनिंग टैक्टिक्स भी हो सकती है कि हमको थोड़ा और ज्यादा सीटें दो, नहीं तो अकेले चले जाएंगे। लेकिन दुष्यंत नागर जी बहुत कठिन है डगर पनघट की क्या, क्योंकि अब बताइए कि पहले तो अरविंद केजरीवाल को डबल अटैक किया, नमस्कार, बहुत डबल अटैक किया कांग्रेस ने जी, कांग्रेस ने डबल अटैक किया, और अब जो है जरा मतलब अब ऐसा हो गया तो सांत्वना देना चाहिए। तो दिल्ली से लेकर पंजाब तक कह रहे हैं, दिल्ली में कह रहे हैं कि भाई आपको जिताने की जिम्मेदारी हमारी थोड़े ना थी, उधर पंजाब में कह रहे हैं कि आपके तो 2 दर्जन से ज्यादा लोग हमारे साथ हैं, कभी भी गिरा देंगे। ये अगर ऐसा होगा तो कैसे ये इंडी गठबंधन की गाड़ी आगे बढ़ेगी दुष्यंत नागर जी? सर मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारे मिश्रा जी बड़े विख्यात, बहुत ज्ञानी, अपडेट रहने वाले एडिटर हैं और इनका बड़ा नाम है देश भर में। इनको ये ज्ञात नहीं है कि कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पहले क्लियर कर चुके हैं कि इंडिया अलायंस जो था वो लोकसभा चुनाव के लिए था। अरे भाई साहब, आपके राहुल उसके गांधी बाद अभी भी कितने बयान आ चुके हैं। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया है आप बताइए दुष्यंत नागर जी। अखिलेश यादव ने अभी हमने अखिलेश यादव की बात सुनवाई है। देखिए बात कांग्रेस की करिए जी। अच्छा ठीक है। और मैं कांग्रेस के नेता को कोट कर रहा हूं, आदरणीय श्री पवन खेड़ा जी ने, जो कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई हमारा कोई अलायंस जो था वो लोकसभा तक था। अब कांग्रेस का जो ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। एक राजनीतिक विषय, एक मिनट मैं आपकी बात समझ गया। पवन खेड़ा को आपने कोट किया। मुझे ये बताइए, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप ये मानते हैं कि आज की तारीख में कोई इंडी गठबंधन नहीं है, कोई विपक्षी गठबंधन नहीं है? बताइए आप। विपक्षी गठबंधन है लेकिन वो राज्यवार है। कांग्रेस की जिला जो कांग्रेस की प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, उनका अंडरस्टैंडिंग अगर लालू जी के साथ है तो वहां गठबंधन होगा, अगर शरद जी के साथ में है तो महाराष्ट्र में गठबंधन होगा। राष्ट्रीय स्तर पे कोई ऐसा गठबंधन नहीं है कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को जिताने की ठेकेदार है, या कांग्रेस पार्टी किसी अन्य राजनीतिक दल को मुख्यमंत्री या सरकार बनवाने की कांग्रेस को ठेका। आप भी कांग्रेस की तरह टकासा जवाब दे रहे हैं। इस समय हारने पर मलहम लगाना चाहिए तो टकासा जवाब दे रहे हैं आप लोग। आप मुझे मौका नहीं दे रहे, मैं आपको और बड़ी खबर देना चाहता हूं। दीजिए। अभी तो आपने पंजाब की बात करी है, दिल्ली के भी कुछ विधायक ऐसे हैं जो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं आप? आपको मैं न्यूज दे रहा हूं, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के कई नेता जो घुटन महसूस कर रहे हैं
वो अपना कांग्रेस पार्टी में पुनः घर वापसी कर सकते हैं। अभी तो ये शुरू हुआ है खेल, अब देखते जाइए आप आगे आगे होता है क्या। यानी शून्य पर आउट होने के बाद भी अब कांग्रेस कुछ ना कुछ एमएलए जो है आम आदमी पार्टी के यहाँ पर ले सकती है। आप बड़ी खबर कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का एक भी ना एमएलए था ना एमपी था। कांग्रेस पार्टी देश की जनभावनाओं से बनी पार्टी है और कांग्रेस ने अंग्रेजों को यहाँ से रास्ता दिखा दिया। आप भावनाओं जन भावनाओं की बात कर रहे हैं ना, तो मुझे लगता है अगर यही सब कुछ रहा, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं लगता। दुष्यंत सर, हिंदी व्याकरण में भाववाचक संज्ञा एक चीज होती है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जो भाववाचक संज्ञा वाली चीजें हैं ना, ये कहीं नजर नहीं आती, ये सिर्फ महसूस होती हैं। कहीं आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा जो है भावना वाली पार्टी बन जाएगी, दिखेगी नहीं कहीं। करोड़ों लोग राहुल जी के साथ में 4000 किलोमीटर की पदयात्रा में चले, लाखों लोगों का सैलाब चला, आपको दिखा नहीं तो मैं आपको धन्यवाद ही दे सकता हूं। पूरा दिखा, सब कुछ दिखा, वहां दिखा, लोकसभा चुनाव में दिखा, हरियाणा में दिखा, महाराष्ट्र में दिखा, जम्मू में दिखा, दिल्ली में दिखा, सब दिखा है। हम लोगों को सब कुछ दिखता है सर, हम लोग सब कुछ देखते हैं और दिखा है सब कुछ। ठीक है, मीर जाफर जैसे लोग आज भी हैं। आ रहा हूं एसएन सिंह जी, आ रहा हूं। इधर हैं जो गठबंधन में दिखते इधर है, काम उधर करते हैं। उनकी वजह से अगर 1-2 राज्य हार गए, अरे पांडव भी तो 13 दिन तक हारे थे, लेकिन अंतिम परिणाम सत्य और न्याय के पक्ष में हुआ। अगर कांग्रेस 2-3 राज्य लोगों की धोखाधड़ी, ठीक है, लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं। एसएन सिंह जी को मुझे शामिल करने दीजिए अब। एसएन सिंह जी को, ठीक है, एसएन सिंह जी ये बताइए, उन्होंने तो लगता है दिल्ली से लेकर पंजाब तक प्लान बना लिया है। पंजाब में 30 विधायकों का दावा कर रहे हैं, इधर दिल्ली में अभी दुष्यंत नागर जी ने दावा कर दिया कि यहां पर भी टूट के आएंगे कांग्रेस की तरफ। आपकी क्या क्या योजना है? दिल्ली की तो छोड़िए, अभी पंजाब की बताइए। आप भी कुछ इस तरह के काम में लगे हुए हैं क्या? रवनीत बिट्टू जी भी कह रहे हैं, रवनीत बिट्टू केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि अब भगवंत मान बहुत कम दिनों के मेहमान है। लालचंद जी, आपको हताशा और निराशा दिख रहा होगा कि जब जिसके पास न मजबूत लीडर हो, न मजबूत कैडर हो, न मजबूत प्रवक्ता हो, न मजबूत बयान हो, वो कुछ भी कह सकता है। हमारे मित्र के बयान पे 10 सेकंड दूंगा और 10 सेकंड हम आपका जवाब देंगे। इसी तौर पे इन्होंने कहा कि हमारा तो लोकसभा के लिए गठबंधन था और लोकसभा के बाहर नहीं था। तो उस समय भी गठबंधन में तो कहूंगा या तो गठबंधन था या तो गठबंधन नहीं था, तो वर्तमान में भी या तो गठबंधन था या तो गठबंधन नहीं था। लालचंद जी, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां अपने नफा नुकसान के लिए सहयोग की भावना से गठबंधन करती हैं, लेकिन जब स्वार्थ की भावना से जो गठबंधन किया जाता है ना, उस तरह का गठबंधन जरूर इन लोगों का दिखा। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके माध्यम से देना चाहूंगा। आम चुनाव में भी दुष्यंत नागर जी से पूछा जाता था केरल में आपका गठबंधन है, तो कहते थे नहीं है। इनसे पूछा, तेजस्वी से बदला लेंगे। ठीक है, आप ममता बनर्जी ये जानती है कि कांग्रेस कभी न कभी हमसे बदला लेगी, तो वो पहले कह चुकी है कि भाई हमारा कोई अलायंस है ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, जब आप अलायंस की बात मत करिए। आज की तारीख से इंडिया गठबंधन का नाम लेना आप लोग अगर बंद कर देंगे तो लोगों में ये भ्रम नहीं करेंगे। सही बात है, मैं दुष्यंत जी के पास आऊंगा, लेकिन पहले एसएन सिंह जी की बात अधूरी रह गई थी। एसएन सिंह विनोद जी, हम लालचंद जी की ही बात को आगे बढ़ाते हुए कहेंगे कि निश्चित तौर पे कांग्रेस का तो इन पार्टियों से गठबंधन हो ही नहीं सकता है। ये जितनी पार्टियां हैं सब कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ निकली हुई पार्टियां हैं और कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरुद्ध में अपनी आवाज उठा करती हैं, चाहे वो टीएमसी हो, एनसीपी हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो या अभी आम आदमी पार्टी हो। और मुझे नहीं लगता कि कभी भी इनका इस तरह का गठबंधन होगा। और लालचंद जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई जब आप मौका की तलाश में थे, मौका आपको मिल गया, क्योंकि आपका जो वोट था उसको कौन लूटा था? आम आदमी पार्टी लूटी थी, आपकी सरकार। तो किसने खत्म किया था? आम आदमी पार्टी। तो ये गठबंधन तो हो नहीं सकता। अब इससे इतर दूसरी बात पे आ जाइए। आज वर्तमान का जो भारत का परिदृश्य है वो इस पे नहीं है कि कौन सी पार्टी राज करेगी। आज भारत का परिदृश्य है कि कौन ऐसा ग्लोबल नेता है जो सशक्त भारत की कल्पना करता है, सशक्त भारत के लिए कार्य करता है, खुशहाल भारत को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, विकसित भारत की बात करता है। ठीक है, मैं अब दुष्यंत जी से जवाब लेता हूं। जुड़ने के लिए तैयार है, ये नहीं कि अंग्रेजों की पार्टी है, ये अंग्रेजों के समय की मैं दुष्यंत नागर जी से जवाब लेता हूँ। पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को इस नाते वोट नहीं मिल रहा है। और दुष्यंत नागर अच्छी बात मैं कहूंगा
कि आप देखिए ऐसे भारत में आप शासन को, भारत की संस्कृति को, भारत को अपमानित करके राज्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है दुष्यंत नागर जी का आप मुझे जवाब लेने दीजिए। महाराष्ट्र का एसएन सिंह जी या दिल्ली का चुनाव। ठीक है एसएन सिंह जी, अब दुष्यंत नागर जी का। दुष्यंत नागर जी, ऐसे होगा भाजपा से मुकाबला जब आप उल्टा खबर दे रहे हैं कि भाई दिल्ली में भी तोड़ लेंगे, वो कहते हैं पंजाब में तोड़ लेंगे, आप कह रहे हैं दिल्ली में भी टूटेंगे, ऐसे बीजेपी से मुकाबला हो जाएगा विपक्षी गठबंधन का। मेरी बात को गलत तरीके से मत लीजिए। मैंने ये कहा आप कहीं फिर बैक तो नहीं कर रहे हैं, आप अपनी बातों से बैक तो नहीं कर रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं। नहीं मेरी बात पूरी सुनिए। जो कांग्रेस से गए थे और वो आम आदमी पार्टी उन्होंने, यही बात बाजवा भी पंजाब में कह रहे हैं जी, घुटन महसूस कर रहे हैं, वो घर वापसी कर सकते हैं। और ये मैं पूरे दृढ़ता के साथ कह रहा हूं। दूसरा मैं कह रहा हूं कि अंतरराष्ट्रीय नेता, विश्व गुरु बात कर रहे हैं एसएन सिंह जी। ट्रंप तो मोदी जी के मित्र हैं। जब मित्र नहीं, किस तरीके से हमारे भारतीय भाइयों को हाथों में हथकड़ी, पैरों में आ गया, उस पर विदेश मंत्री जी का जवाब आ गया है। विदेश मंत्री जी ने उस पर लोकसभा और राज्यसभा में दोनों जगह पर जवाब दे दिया है, डेटा के साथ जवाब दिया है, कौन से साल में कितना भेजा गया है और किस तरह से भेजा गया है, और आईसीई जो अमेरिका की आईसीई है वो किस तरह से भेजती है। लालचंद जी हमेशा और पैरों में बेड़ी लगा के इन्होंने तो रोहिंग्या को आज तक नहीं भेजा, कमजोर दुनिया में कहीं नहीं भेजा। ठीक है, फिलहाल आज समय की कमी है, हम आगे इस पर चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एसएन सिंह जी, दुष्यंत नागर जी, विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे दक्षिणी राज्य कर्नाटक की, जहां गारंटी लगता है जी का जंजाल बन गई है आम लोगों के लिए। अभी वक्त है ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब खबर दिखाएंगे आपको दक्षिणी राज्य कर्नाटक से, जहां पर गारंटी ऐसा लग रहा है कि आम लोगों के जी का जंजाल बन गई है। कांग्रेस की 5 गारंटी अब कर्नाटक में लोगों के लिए ऐसा लग रहा है अभिशाप बनती जा रही है। पिछले हफ्ते जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र की फीस में बेतहाशा वृद्धि कर दी गई। अब बेंगलुरु नम्मा मेट्रो किराए में भी जबरदस्त बढ़ोतरी कर दी गई है। 40 से लेकर 90% तक किराया बढ़ने से आम यात्री परेशान हो गए। लेकिन सिद्धारमैया सरकार का तर्क भी बड़ा गजब है, अनूठा है। कह रहे हैं केंद्र सरकार टैक्स के पैसे सही समय पर नहीं दे रही है, इसीलिए तो जनता पर बोझ डालना पड़ रहा है। लेकिन बीजेपी विपक्षी का आरोप है कि कर्नाटक सरकार मिसमैनेजमेंट के कारण जनता को आर्थिक बोझ का सामना करवा रही है। अब सवाल यह है कि कुछ महिलाओं को फ्री बस राइड के बहाने अगर 15% बस किराए में वृद्धि हो जाती है तो फिर गारंटी का लाभ सिर्फ कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए दिया था क्या? बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या का दावा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर लगातार बढ़ते आर्थिक बोझ और किराए की वृद्धि से शहर में जाम की समस्या फिर से बढ़ेगी। लोग अपने सवारी से ही अब आना जाना पसंद करेंगे। दिल्ली में मेट्रो का किराया 12 किलोमीटर के लिए 30 रुपया होता है, राजधानी है देश की, और बेंगलुरु में इसके लिए 60 रुपए, डबल, 2 गुना। बेंगलुरु मेट्रो में 25 किलोमीटर की 90 रुपए तक की टिकट करके डिस्काउंट का भी ऐलान किया है। वीकेंड 5% डिस्काउंट का फायदा यात्री को मिल सकता है, लेकिन 3 दिनों के लिए 600 रुपए का टूरिस्ट पास होगा। इसने भी सबको चौंकाया है। पिछले दिनों कर्नाटक सरकार ने मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र में 10 गुना वृद्धि कर दिया था और सारी हदें पार कर दी थी। तर्क ये दिया जा रहा है कि बहुत दिनों से इसकी फीस में कोई इजाफा नहीं हुआ था। शॉर्टकट की सियासत का शॉर्ट सर्किट होना तय होता है, ये सुना था, लेकिन फ्रीबी के चक्कर में कई राज्यों के खजाने खाली हो रहे हैं और शॉर्ट सर्किट की स्थिति बन गई है। कांग्रेस शासित हिमाचल तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। रोज कुछ ना कुछ वहां से खबरें आती रहती हैं। तो कर्नाटक में महंगाई बढ़ने से जनता में जबरदस्त आक्रोश है, और क्या कुछ कह रही है कर्नाटक की जनता, सुनिए जरा उनके दर्द को। They could have increased a little bit, but this increase is too steep actually. It will be a burden on all the daily commuters, even on the normal people who are coming on weekends to the parks and such things. So it is a burden. क्या बोलेगा, थोड़ा सा ये को ध्यान देना चाहिए। इतना नहीं है सबके पास पैसा कि आदमी सफर कर पाए।
बस और कुछ नहीं। थोड़ा पहले से मुश्किल हुआ है और रेट भी बढ़ा है। Shouldn't do it so abruptly, like double the price. Instead of that, they should do it marginally, like 5%, 6% per annum. Not once for all. You can't double the prices. So earlier it was like for 56 rupees for me and my wife. Now it became 120 rupees. It's too much high. ये आम लोगों की आवाज थी। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, क्या सोच रहे होंगे लोग कि इससे ये 5 गारंटी से अच्छा तो था कि भाई कोई गारंटी मत दो, अगर ऐसी गारंटी देकर ये हाल करना है तो। लाल जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो आप अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे थे कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो शहर में ये मेट्रोज में ये बनाने का एक ये बनाया था, उसमें स्ट्रक्चर के लिए ये था कि गाड़ियों का ट्रैफिक पे लोड कम हो। बिल्कुल। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मेट्रो में सफ़र कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेट्रो में सफ़र करने का आपने दिल्ली में देखा, ये बहुत ही सक्सेसफुल एक बड़ा उदाहरण था। लोगों ने गाड़ियाँ छोड़ी और मेट्रो से सफ़र करने लगे थे। बेंगलुरु में जब ये मेट्रो का ये इस बार का जब आप देखते हैं हाइक, ये सच में लोगों को गले से नहीं उतर रहा है ये गारंटी कि अब आप देखिए कि 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर सफ़र के लिए किसी को 60 रुपये देने पड़े, किसी को 90 रुपये का टिकट देना पड़े 20 किलोमीटर से ऊपर के लिए, तो लोगों को लग रहा है कि ये सीधे सीधे मजाक है उनके साथ। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हैं तो आप सीधे कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक तरह से, कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार हाथ पैर मार रही है किसी तरह से वहां के फाइनेंशियल जो यहाँ पे ये प्रेशर है उसको बनाने के लिए, और उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो क्या कोई सोच सकता है कि एक पब्लिक को आप अगर जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र देते हैं, कई स्टेट तो फ्री में उनके घर पहुंचा देते हैं, आप उसके लिए 10 गुना फीस वसूल रहे हैं। आपने अगर बस का एक किराया अगर कुछ महिलाओं को दिया तो बस का चार्ज अभी पिछले महीनों आपने 15% बढ़ा दिया। इसलिए शॉर्ट सर्किट की जो सियासत है वो बिल्कुल शॉर्ट सर्किट होता है, आज न कल दिख रहा है। वो कर्नाटक में वो 2 साल में ही दिखने लगा। प्रधानमंत्री कई बार वो कह चुके हैं कि ये तो शॉर्ट सर्किट होगी और वो दिख रहा है हिमाचल से लेकर कर्नाटक तक। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए और इस खबर पर विश्लेषण करने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।